अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, क्या केंद्र सरकार अगर चाहे तो एक झटके में मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर सकती है, या फिर तमिलनाडु का नाम बदलकर कुछ और रख दे, और वो भी बिना राज्य सरकार की मर्जी के? क्या ये संभव है? ये सिर्फ संभव नहीं है, ये पूरी तरह से संवैधानिक है। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अरे, ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यों का कोई वजूद ही नहीं है। ये तो उनकी पहचान पर, उनकी ऑटोनॉमी पर सीधा हमला हुआ। देखिए, यहीं पर भारतीय संविधान का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। इसे एक लाइन में कहते हैं, भारत अन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, सच है। अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। हाँ, मतलब संघ यानी भारत तो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, लेकिन राज्य खुद विनाशी हैं, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है, उनके नाम बदले जा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें नक्शे से मिटाकर किसी दूसरे राज्य में मिलाया भी जा सकता है। और ये शक्ति संविधान ने संसद को दी है। तो चलिए आज इसी सुपर पावर को डिकोड करते हैं। आज हम संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 की कह सकते हैं कि चीर-फाड़ करेंगे। हमारा मिशन सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि उन सभी ट्रैप्स को पहचानना है जहां यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फंसाता है, ताकि परीक्षा में एक भी नंबर ना कटे। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहली बात, यहां 2 नाम क्यों, इंडिया भी और भारत भी? ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, ये अजीब नहीं, ये एक बहुत बड़ा समझौता था। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में 2 गुट थे। एक गुट चाहता था कि देश का नाम आधुनिक हो, इंडिया, जो दुनिया भर में जाना जाता है। दूसरा गुट चाहता था कि नाम हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हो, यानी भारत। तो जाहिर है दोनों के बीच बहस हुई होगी। जबरदस्त बहस हुई। तो अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया। दोनों नामों को अपना लिया गया, ताकि किसी भी पक्ष को ऐसा ना लगे कि उनकी बात नहीं मानी गई। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना समावेशी है। इंडिया दैट इज भारत, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये आधुनिकता और परंपरा का संगम है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। हमने अमेरिका की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, जहां अक्सर गलती होती है। और ये यूपीएससी का पसंदीदा सवाल भी है। हाँ, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की सोच को समझना जरूरी है। उन्होंने जानबूझकर फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द चुना, और इसके पीछे 2 बहुत ठोस कारण थे। क्या थे वो कारण? पहला, अमेरिकन फेडरेशन जो है वो राज्यों के बीच एक समझौते का, एक अग्रीमेंट का नतीजा था। वहां 13 आजाद कॉलोनियों ने मिलकर एक समझौता किया और कहा चलो एक देश बनाते हैं। लेकिन भारत में राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं। भारत पहले एक देश बना, फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे राज्यों में बांटा गया। अच्छा, मतलब राज्य देश की वजह से हैं, देश राज्यों की वजह से नहीं। एकदम सही पकड़ा। और दूसरा जो सबसे जरूरी कारण है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। फेडरेशन शब्द से कहीं ना कहीं एक अलगाव की भावना आ सकती थी, जैसे कोई समझौता तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन यूनियन शब्द इस बात पर मुहर लगा देता है कि भारत एक अखंड इकाई है, आप इस परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। अच्छा, यहीं पर एक और जाल है जिसमें एग्जामिनर अक्सर फंसाते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच का अंतर, ये सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हाँ, और यहीं पर मार्क्स कटते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक शब्द है। इट्स अ वाइडर एक्सप्रेशन। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। ओके, तराजू। एक पलड़े पर यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरे पर टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। यूनियन ऑफ इंडिया वाले पलड़े में आप सिर्फ राज्य, मतलब स्टेट्स रखेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी सिर्फ 28 राज्य, बस। ठीक है, तो यूनियन मतलब सिर्फ राज्य। अब दूसरे पलड़े में क्या है जो उसे भारी बनाता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया वाले पलड़े में 3 चीजें आती हैं। पहली, सभी राज्य। दूसरी, सभी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख। और तीसरी, वो क्षेत्र जिन्हें भारत भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है, अक्वायर्ड टेरिटरीज। तो टेरिटरी में सब कुछ आ गया, राज्य भी, यूटीज भी, और भविष्य में आने वाले क्षेत्र भी।
समझ गया। तो यह है पहला ट्रैप अलर्ट। यूनियन एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ राज्य हैं, और टेरिटरी एक बड़ा ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ शामिल है। इसे कंफ्यूज नहीं करना है। एकदम। तो इसी के साथ हम आते हैं सबसे बड़े महामुकाबले पर, अनुच्छेद 2 बनाम अनुच्छेद 3। ये वो जगह जहां 90% एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। दोनों ही नए राज्य बनाने की बात करते हैं, तो फर्क क्या है? इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा। अनुच्छेद 2 है आउटसाइडर्स के लिए, बाहरी लोगों के लिए। ये उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। कोई बाहरी क्षेत्र जो भारत की सीमा में नहीं है, उसे शामिल करने की शक्ति। अच्छा, मतलब घर में किसी नए मेहमान को लाने का नियम। बिल्कुल। और अनुच्छेद 3 है इनसाइडर्स के लिए, अंदरूनी लोगों के लिए। ये भारत के भीतर मौजूदा राज्यों में फेरबदल यानी उनके इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है। मतलब घर के अंदर ही कमरों की दीवारें तोड़ना, 2 कमरों को मिलाकर एक करना, या एक कमरे का नाम बदल देना। वाह, ये तो कंफ्यूजन किलर है। अनुच्छेद 2 बाहरी दरवाजा है और अनुच्छेद 3 घर के अंदर का आर्किटेक्चर बदलने के लिए। राइट। तो ये आउटसाइडर्स को भारत में लाने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट मतलब संसद के पास है। और संसद ये काम अपनी तय की हुई शर्तों मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस पर कर सकती है। हाँ। इसमें भी 2 अलग अलग शक्तियां हैं। 2 शक्तियां, एडमिट और एस्टैब्लिश, है ना? इनमें क्या फर्क है? हाँ, पहली है एडमिट, प्रवेश देना। यह उन राज्यों के लिए है जो पहले से एक स्थापित राजनीतिक इकाई के रूप में मौजूद हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम पहले से एक देश था। जब उसने भारत में शामिल होने का फैसला किया तो हमने उसे एडमिट किया, यानी भारत में प्रवेश दिया। और एस्टैब्लिश का मतलब? एस्टैब्लिश यानी स्थापित करना। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले मौजूद नहीं थे या जिनका कोई संगठित राजनीतिक ढांचा नहीं था। मान लीजिए भारत समुद्र में किसी नए द्वीप समूह पर अपना अधिकार स्थापित करता है जिस पर पहले किसी का कब्जा नहीं था, और उसे एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर देता है। वो पहले मौजूद नहीं था, हमने इसे एस्टैब्लिश किया। अब एकदम साफ हो गया। तो अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर, जो संसद को सचमुच भारत का मैप मेकर बना देता है। द अल्टीमेट मैप मेकर। अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी मौजूदा राज्य के साथ 5 काम करने की शक्ति देता है। 1. किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बनाना, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना। 3. किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, इंक्रीज एरिया। 4. किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाना, डिमिनिश एरिया। और 5. राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना, ऑल्टर बाउंड्रीज और नेम। जैसे 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया, या 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा हुआ। 1 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा शक्ति है। मतलब संसद जो चाहे वो कर सकती है, राज्य सरकार की राय की कोई कीमत नहीं। ये तो संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, और राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर को उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, तो मतलब राज्य की राय ली तो जाती है? राय ली जाती है, लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य चाहे हाँ कहे या ना कहे या कुछ भी ना कहे, संसद अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है और बिल पास कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में राज्य केंद्र की दया पर निर्भर है। उनकी क्षेत्रीय अखंडता या अस्तित्व की कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। वाह, मतलब ये सिर्फ नाम के लिए पूछना हुआ। अंतिम फैसला तो दिल्ली में ही होना है। पार्लियामेंट घर का नक्शा बदल सकती है और इसके लिए घर के सदस्यों की सहमति जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय स्वायत्तता से ऊपर रखा। आपने पहले एक्वायर्ड टेरिटरीज यानी अर्जित क्षेत्रों का जिक्र किया था। एक संप्रभु देश होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्रों को कैसे अधिग्रहित कर सकता है? इसके कई स्थापित तरीके हैं जिन्हें पूरी दुनिया मानती है।
पहला और सबसे आम है सेशन, यानी कोई देश संधि, खरीद, उपहार या जनमत संग्रह के माध्यम से स्वेच्छा से अपना क्षेत्र हमें सौंप दे। दूसरा है ऑक्यूपेशन, किसी ऐसी भूमि पर कब्जा करके जिस पर पहले से किसी मान्यता प्राप्त शासक का अधिकार न हो। और तीसरा है कॉन्क्वेस्ट सब्जुगेशन, यानी युद्ध में जीत कर किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेना। इसके कुछ असली उदाहरण हैं हमारे इतिहास में? बिल्कुल है। आज़ादी के बाद भारत की मौजूदा सीमाओं को बनाने में इन तरीकों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को सैन्य कार्रवाई के बाद हासिल किया गया। फ्रांसीसियों ने एक संधि के तहत पुडुचेरी को भारत को सौंपा। दादरा और नगर हवेली भी इसी तरह शामिल हुए। और जैसा हमने चर्चा की, सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के बाद हुआ था। ठीक है, अब इस सबको परीक्षा के लिए समेटते हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड शीट हो जाए, क्योंकि अंत में तो एग्जाम में यही काम आएगा। याद रखनी ही है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अनुच्छेद 1, ये भारत का पहचान पत्र है। इसमें देश का नाम और क्षेत्र बताया गया है। इंडिया, दैट इज भारत। अनुच्छेद 2, यह नए राज्यों के प्रवेश के बारे में है। कीवर्ड है आउटसाइडर्स। अनुच्छेद 3, यह मौजूदा राज्यों में फेरबदल के बारे में है। कीवर्ड है इनसाइडर्स। और अब आता है अनुच्छेद 4। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अनुच्छेद 4 में ऐसा क्या ट्रैप है? अनुच्छेद 4 दो बहुत जरूरी बातें कहता है। पहली कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, यानी किसी नए राज्य को शामिल करना या किसी पुराने राज्य को बदलना, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। नहीं माने जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये काम अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। संसद को इसके लिए विशेष बहुमत, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, जिसमें 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान जरूरी हो। ये काम साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, यानी सदन में मौजूद और मतदान करने वाले 50% से ज्यादा सदस्यों की सहमति से। यूपीएससी यहीं फंसाता है। वो पूछेगा कि तेलंगाना बनाने के लिए किस तरह के बहुमत की जरूरत पड़ी, और ऑप्शन में स्पेशल मेजॉरिटी जरूर होगा। और 90% लोग वही टिक करके आएंगे। तो ये है दूसरा ट्रैप अलर्ट। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बदलाव के लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत नहीं। एग्जैक्टली। और इसे याद रखने के लिए एक मेमोरी हैक, एक एक्रोनिम है NAIL। इस नेल से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। नेल, ये कैसे काम करता है? ये चारों आर्टिकल्स को क्रम में याद रखने में मदद करता है। N फॉर नेम, नाम और क्षेत्र, ये है अनुच्छेद 1। A फॉर एडमिशन, प्रवेश, ये है अनुच्छेद 2, बाहरी लोगों का प्रवेश। I फॉर इंटरनल एडजस्टमेंट, आंतरिक समायोजन, ये है अनुच्छेद 3, अंदरूनी बदलाव। L फॉर लॉज, कानून, ये है अनुच्छेद 4, जो बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून कैसे होंगे, मतलब साधारण बहुमत और संविधान संशोधन नहीं। मेल, नेम, एडमिशन, इंटरनल एडजस्टमेंट, लॉज, ये तो शानदार है, इसे भूलना मुश्किल है। तो इस पूरी चर्चा का अगर 10 शब्दों में सार निकालना हो तो ये है: भारत विनाशी राज्यों वाला एक अविनाशी संघ है और संसद ही इसकी असली आर्किटेक्ट है। बिल्कुल, आपने पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट दिया। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, जिस पर सोचिएगा जरूर। हमने देखा कि संसद के पास राज्यों के नक्शे को बदलने की अपार शक्ति है और राज्यों की सहमति उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो सवाल ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये असंतुलन भारत के संघीय ढांचे को असल में मजबूत करता है या कमजोर? क्या ये राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एक जरूरी व्यवस्था है, या ये केंद्र को जरूरत से ज्यादा ताकत देकर राज्यों की आवाज को दबाती है? इस पर विचार जरूर कीजिए। क्या भारत की संसद सिर्फ एक साधारण कानून पास करके देश का एक हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? सुनने में ये सवाल ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन 1960 में यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था, जब पश्चिम बंगाल के एक छोटे से इलाके बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को सौंपने का समझौता हुआ। और इस
एक सवाल ने मतलब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, और इसी एक सवाल के जवाब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 3 की असली ताकत और उसकी सीमाओं को हमेशा के लिए साफ कर दिया। ये वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को भारत का नक्शा बदलने की एक असाधारण शक्ति देता है। आज हम आपके भेजे हुए नोट्स के जरिए इसी असाधारण शक्ति की गहराइयों को समझेंगे। और ये सिर्फ किसी परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि ये समझने की कुंजी है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का असली संतुलन क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। नोट्स की शुरुआत में ही आर्टिकल 3 को संसद का सुपर पावर कहा गया है। ये शब्द थोड़ा नाटकीय लगता है। ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? इसे सुपर पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संसद को भारत का राजनीतिक नक्शा अपनी मर्जी से फिर से बनाने का लगभग पूरा अधिकार देता है। जरा सोचिए, एक साधारण कानून से संसद किसी मौजूदा राज्य का एक हिस्सा अलग कर सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है या उसकी सीमाओं को छोटा बड़ा कर सकती है। भारत में राज्यों की अपनी कोई स्थायी क्षेत्रीय अखंडता यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की गारंटी नहीं है। उनका अस्तित्व आप कह सकते हैं पूरी तरह से संसद की इच्छा पर निर्भर है। इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरी नजर एक दिलचस्प निमोनिक FIDA पर पड़ी। ये आर्टिकल 3 की इन शक्तियों को याद रखने का एक स्मार्ट तरीका लगता है। चलिए इसे जरा समझते हैं। हाँ, ये FIDA काफी काम का है। F का मतलब है फॉर्म अ न्यू स्टेट, यानी नए राज्य का गठन करना। संसद चाहे तो किसी राज्य का हिस्सा अलग करके या दो या उससे ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। ठीक है, F यानी फॉर्म तो तेलंगाना के उदाहरण से बिल्कुल साफ है, लेकिन I, D और A का क्या मतलब है? खासकर I यानी इंक्रीज द एरिया, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया गया हो? ये किस परिस्थिति में किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। I का मतलब है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना। D का मतलब है डिमिनिश द एरिया, यानी किसी राज्य का क्षेत्र घटाना। और A का मतलब है ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑन नेम, यानी सीमाओं या नाम में बदलाव करना। अब आपके सवाल पर आते हैं। क्षेत्र बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया अक्सर एक साथ होती है। जब राज्यों का पुनर्गठन होता है तो हो सकता है एक राज्य का कोई जिला दूसरे राज्यों को दे दिया जाए, तो एक का क्षेत्र डिमिनिश हुआ और दूसरे का इंक्रीज। और नाम बदलने के तो कई उदाहरण हैं, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ या उड़ीसा का नाम उड़ीसा किया गया। FIDA ये चारों शक्तियां संसद को देता है। फिडा, ये तो सच में राज्यों के अस्तित्व पर संसद का पूरा नियंत्रण दिखाता है। किसी का क्षेत्र बढ़ा देना, घटा देना, यहाँ तक कि नाम बदल देना, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और ये सब करने के लिए क्या कोई विशेष प्रक्रिया है या ये उतना ही आसान है जितना कोई आम कानून बनाना? और यहीं पर इस आर्टिकल की असली ताकत छुपी है। सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि इन सब बदलावों के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में किसी संशोधन की जरूरत नहीं होती। ये सब एक साधारण विधायी प्रक्रिया, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हो जाता है। मतलब इसे पास करने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जैसे एक आम बिल पास होता है, वैसे ही ये भी साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। अगर ये इतना आसान है तो प्रक्रिया क्या है? क्या संसद सुबह उठकर तय कर सकती है कि चलो आज इस राज्य की सीमा बदल देते हैं? क्या राज्यों से पूछा भी नहीं जाता? हाँ, अब आप उस मुद्दे पर आए हैं जो इस पूरी बहस का दिल है। प्रक्रिया सुनने में सीधी है, पर उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पहला कदम, ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ये बिल संसद की टेबल पर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति पहला चेक पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है? बिल सीधा संसद में जाता है? नहीं, इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। और इसके लिए एक समय सीमा भी तय करते हैं, जैसे 30 दिन या 60 दिन। राज्य को उस तय समय के अंदर अपनी राय देनी होती है। तो मतलब राज्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। वो बता सकते हैं कि ये बदलाव उन्हें मंजूर है या नहीं, मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और वो ये कि संसद या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है।
राज्य चाहे हाँ कहे, ना कहे या कोई सुझाव दे, केंद्र सरकार उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। एक मिनट, अगर उनके हाँ या ना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर ये पूछने की पूरी प्रक्रिया रखी ही क्यों गई है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि लगे कि संघीय ढांचे का सम्मान किया जा रहा है? आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये कंसल्टेशन है, कंकरेंस नहीं, यानी सलाह लेना है, सहमति लेना जरूरी नहीं है। ये प्रक्रिया सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है, लेकिन अंतिम शक्ति केंद्र के पास सुरक्षित रखती है। तो बेरूबारी के मामले में जब पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा था, तो यकीनन पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा गया होगा। उन्होंने जाहिर तौर पर इसका कड़ा विरोध भी किया था, लेकिन इस नियम के हिसाब से केंद्र पर उनके विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। समझ गई। तो एक बार ये औपचारिकता पूरी हो गई, फिर क्या? फिर बिल संसद में आता है और उसे पास करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यानी सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा। कोई 2/3 बहुमत जैसा मुश्किल आंकड़ा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में राज्य अविनाशी नहीं है, उनका अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर है। ये प्रक्रिया सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें कई बारीकियां होंगी जहां लोग अक्सर उलझ जाते होंगे। जैसे आपने कहा कि राज्य से एक बार पूछा जाता है, पर क्या होता है अगर बिल में बाद में कोई बड़ा बदलाव हो जाए? मान लीजिए संसद में बहस के दौरान बिल का स्वरूप ही बदल गया, क्या तब उसे दोबारा राज्य को नहीं दिखाना चाहिए? बेहतरीन सवाल, और ये वो बारीकी है जहां अक्सर गलती होती है। मान लीजिए बिल राज्य को भेजा गया, राज्य ने अपनी राय दे दी, अब बिल वापस संसद आया और संसद ने उसमें कुछ संशोधन कर दिए, तो क्या उस संशोधित बिल को फिर से राज्य के पास भेजना जरूरी है? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि हर संशोधन के लिए बिल को दोबारा राज्य विधानमंडल में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पूछ लिया वो काफी है। और ये कोई मामूली नियम नहीं है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता इस प्रक्रिया को कितना निर्णायक और तेज रखना चाहते थे। बिल्कुल सही। उनका इरादा साफ था, एक बार राज्य की राय ले ली तो फिर संसद को बार बार की रोक टोक के बिना देश हित में फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक मजबूत केंद्र की सोच का प्रतीक है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा, एक और सवाल, क्या ये प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी है? राज्यों के लिए तो समझ आ गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूनियन टेरिटरीज का क्या? खासकर दिल्ली या पुडुचेरी जैसी जगहें जहां अपनी चुनी हुई विधानसभा है। ये एक और महत्वपूर्ण अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संसद को संबंधित विधानमंडल से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही वहां विधानसभा क्यों ना हो। संसद उनके नाम, सीमा या क्षेत्र में बदलाव का फैसला पूरी तरह से अकेले ले सकती है। उनके मामले में तो वो पूछने वाली औपचारिकता भी नहीं है। ये समझने के लिए कि हमारी व्यवस्था कितनी अनोखी है, नोट्स में भारत और अमेरिका के मॉडल की तुलना की गई है। मुझे लगता है ये तुलना इस पूरी तस्वीर को और साफ कर देगी। हाँ, ये एक क्लासिक तुलना है। भारत को अक्सर अविनाशी संघ के विनाशी राज्य कहा जाता है। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश को तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविनाशी है। लेकिन उसके जो घटक हैं यानी राज्य, वो विनाशी हैं। उन्हें तोड़ा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। और अमेरिका में इसका ठीक उल्टा है। एकदम उल्टा। अमेरिका को अविनाशी संघ के अविनाशी राज्य कहा जाता है। वहां ना तो देश को तोड़ा जा सकता है और ना ही राज्यों को उनकी सहमति के बिना बदला जा सकता है। वहां की केंद्र सरकार किसी भी राज्य की सीमा को उसकी मर्जी के बिना नहीं बदल सकती। मुझे याद है एक बार एक अमेरिकी प्रोफेसर से इस पर बात हो रही थी और वो इस बात पर हैरान थे कि भारत में संसद बस एक कानून पास करके पूरा नक्शा बदल सकती है। उनके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि उनके यहाँ तो टेक्सास की सीमा बदलना व्हाइट हाउस के लिए भी लगभग असंभव काम है। ये वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मेरा एक सवाल अब भी है, अगर राज्यों की सीमाएं बदलना इतना बड़ा फैसला है तो इसे संवैधानिक संशोधन क्यों नहीं माना जाता? इसके लिए विशेष बहुमत की सख्त जरूरत क्यों नहीं रखी गई? इसका जवाब हमारे संविधान के आर्टिकल 4 में छुपा है। आर्टिकल 4 खुद ये घोषणा करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून आर्टिकल 368 के मकसद के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अच्छा, तो आर्टिकल 4 एक तरह से आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर कर देता है। इसका मतलब हुआ कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को आसान रखा। बिल्कुल। इसका सीधा प्रभाव यह है कि इन बदलावों के लिए विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 सदस्यों की भारी भरकम सहमति की जरूरत नहीं है।
ये काम सिर्फ साधारण बहुमत से हो जाता है। उन्होंने देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा को राज्यों की सीमाओं की स्थिरता से ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, अब सब कुछ साफ हो रहा है। तो चलिए अब उस पहले सवाल पर वापस आते हैं जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया था, बेरूबारी यूनियन केस। अगर आर्टिकल 3 संसद को किसी राज्य का क्षेत्र घटाने मतलब डिमिनिश द एरिया की शक्ति देता है, तो सरकार ने उसी शक्ति का इस्तेमाल करके बेरूबारी का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से घटाकर पाकिस्तान को क्यों नहीं दे दिया? कानूनी दांवपेच था जिसे 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक अंतर बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत संसद को जो शक्ति मिली है वो देश के आंतरिक पुनर्गठन के लिए है। आप एक राज्य का क्षेत्र घटाकर दूसरे राज्य को दे सकते हैं। अब देश के अंदर नक्शे में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप देश का क्षेत्र घटाकर उसे किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकते। ये शक्ति आर्टिकल 3 के दायरे से बाहर है। तो फिर किसी विदेशी देश को जमीन देने का सही संवैधानिक तरीका क्या है? अगर सरकार को ऐसा करना ही पड़े तो? सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है टू सीड टेरिटरी, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। और ये संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होगा, जिसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को सौंपने के लिए 1960 में 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास किया गया था। लेकिन इसमें एक और स्थिति हो सकती है। मान लीजिए ये जमीन देने या लेने का मामला नहीं है, बल्कि सिर्फ दो देशों के बीच सीमा को लेकर कोई पुराना विवाद है जिसे सुलझाया जा रहा है। क्या उसके लिए भी हर बार संविधान संशोधन करना होगा? बहुत जरूरी सवाल। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 1969 में स्थिति साफ की। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सिर्फ एक सीमा विवाद का निपटारा, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट है, जिसमें कुछ क्षेत्र का लेन देन हो रहा है लेकिन देश को कुल मिलाकर अपने क्षेत्र का कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो रहा, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये काम कार्यकारी कार्रवाई एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा किया जा सकता है, यानी सरकार अपने स्तर पर ही समझौता लागू कर सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे कुछ आसान नियमों में याद रखना हो तो वो क्या होंगे? बिल्कुल, 2 गोल्डन रूल की तरह इसे याद रखा जा सकता है। नंबर 1, देश के अंदर बदलाव इज इक्वल टू साधारण बहुमत, यानी भारत के भीतर किसी राज्य का नाम, सीमा या आकार बदलना है तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होगा और संसद को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और दूसरा, देश की जमीन किसी और को देना इज इक्वल टू विशेष बहुमत, यानी भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपना है तो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन करना होगा और उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। और भारत के संवैधानिक मॉडल का वो एक मूल सिद्धांत जिसे हम एक लाइन में कह सकते हैं, वो है इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड इन दिस मैटर पार्लियामेंट इज सुप्रीम। भारत अविनाशी संघ के विनाशी राज्यों का संघ है और इस मामले में संसद सर्वोच्च है। यह एक लाइन भारत के राजनीतिक चरित्र को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। यह तो बहुत ही साफ हो गया। हमने देखा कि संसद राज्यों को अपनी मर्जी से बदल सकती है, उनकी राय सिर्फ एक औपचारिकता है। तो क्या ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता, जहां केंद्र और राज्य दोनों को अपनी अपनी शक्तियों का आश्वासन होता है? यह एक बहुत बड़ी और आज भी जारी बहस का विषय है। कई आलोचक कहते हैं कि यह प्रावधान भारत को पूरी तरह से संघीय बनाने के बजाय एक अर्ध संघीय क्वाजी फेडरल राज्य बनाता है, जहां शक्ति का झुकाव केंद्र की तरफ बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके पीछे एक मजबूत ऐतिहासिक कारण भी है। विचार करने वाली बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को राज्यों के अधिकारों से ऊपर क्यों रखा? शायद 1947 के विभाजन और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें लगा कि एक मजबूत केंद्र ही देश को एक साथ जोड़कर रख सकता है। शक्ति का यह संतुलन कहाँ होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा सोचते रहना चाहिए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में बिल्कुल सीधा लगता है, लेकिन जिसके जवाब ने भारत के संविधान की नींव हिला दी थी। सवाल यह है, क्या भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ एक समझौते पर दस्तखत करके भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? मतलब बस एक पेन की नोक से। और ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये हकीकत में हुआ था। बात है 1958 की। प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के साथ एक समझौता किया। नेहरू नून समझौता? हाँ, इसमें कई सीमा विवादों को सुलझाने की बात थी
और उसी में एक इलाका का पश्चिम बंगाल का बेरुबारी यूनियन। समझौते में ये लिखा था कि इस इलाके को आधा आधा बांट दिया जाएगा। आधा भारत में और आधा पाकिस्तान को। बिल्कुल। सुनने में तो ठीक ही लगता है, मतलब दो देशों ने मिलकर एक मसला सुलझा लिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इस समझौते को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने जो कहा वो आज भी भारतीय राजनीति की किताबों में मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की सरकार यानी कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से देश की जमीन किसी को भी दे दे। यहाँ पर एक बहुत ही बारीक और जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। क्या? ये कार्यपालिका और संसद की शक्तियों के बीच का फर्क है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सिर्फ एक सरकारी आदेश से देश का नक्शा नहीं बदल सकते। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अगर आपको भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद कर सकती है। अच्छा। और वो भी एक मामूली कानून से नहीं, तो फिर? बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन लाकर। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और यही ऐतिहासिक संदर्भ हमें आज की हमारी चर्चा की जमीन पर लाता है। 2015 का 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। हाँ, वो कानून जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चले आ रहे दुनिया के सबसे जटिल सीमा विवादों में से एक का, कह सकते हैं, अंतिम समाधान किया। आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं, 1958 के बेरुबारी से लेकर 2015 के एन्क्लेव तक। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये 100वां संशोधन था क्या? सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखते हैं। इस समझौते के तहत कुल 162 छोटे छोटे इलाकों, जिन्हें एन्क्लेव कहते हैं, उनकी अदला बदली हुई। 162 एन्क्लेव। ये एन्क्लेव क्या होते हैं? मतलब किसी देश की जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से किसी दूसरे देश से घिरा हो। बिल्कुल। सोचिए, भारत का एक गांव जो पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर है, और बांग्लादेश का एक गांव जो पूरी तरह से भारत के अंदर। बाप रे। इन 162 में से भारत को बांग्लादेश के अंदर फंसे अपने 51 एन्क्लेव वापस मिले। ठीक है, और हमने अपने देश के अंदर फंसे बांग्लादेश के 111 एन्क्लेव उन्हें सौंप दिए। 111 दिए और 51 मिले। ये अदला बदली 2015 में हुई और इसने 41 साल पुराने एक विवाद को खत्म कर दिया। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है जो किसी भी परीक्षा या गहरी समझ के लिए सबसे अहम है। ये एक यूपीएससी ट्रैप एरिया है। अच्छा। तकनीकी रूप से इसे सीशन यानी क्षेत्र सौंपना नहीं कहा गया, बल्कि इसे एक्सचेंज यानी अदला बदली कहा गया। लेकिन यहाँ एक जाल है। क्या? चूंकि इस अदला बदली में भारत की जमीन देना शामिल था, इसलिए अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करना अनिवार्य था। ये कोई मामूली लेन देन नहीं था। समझ गई। ये तो साफ है कि ये रातों रात नहीं हुआ होगा। इसकी एक लंबी उलझी हुई कहानी होगी। चले उस टाइमलाइन को एक एक करके खोलते हैं। इसकी जड़ें हैं 1947 में, जब सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची। रैडक्लिफ अवार्ड। हाँ, उन्होंने नक्शे पर एक लकीर तो खींच दी, लेकिन जमीन पर हजारों परेशानियां छोड़ गए। कुछ थानों को आधार बनाकर सीमा तय की गई, जिससे ये अजीबोगरीब एन्क्लेव्स बन गए। भारत के गांव पाकिस्तान में और पाकिस्तान के गांव भारत में फंस गए। और इन विवादों को सुलझाने के लिए कुछ कोशिशें भी हुई, जैसे 1950 का बेगे अवार्ड हुई थी। लेकिन असली मोड़ तो 1958 के नेहरू नून समझौते से आया, जहां से बेरुबारी का मुद्दा उठा और सुप्रीम को अब तक पहुंचा। हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार 1960 में नवा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लेकर आई, ताकि बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंपा जा सके। अब यहाँ पर एक क्लासिक ट्रैप है, जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। क्या मतलब 100वां संशोधन पहला प्रयास नहीं था? इससे पहले भी एक संशोधन आ चुका था। यही तो बात है। सबको लगता है कि 100वां संशोधन ही पहला और आखिरी समाधान था, लेकिन सच ये है कि 9वां संशोधन इसी काम के लिए पास किया गया था। तो फिर सवाल ये है कि अगर 1960 में कानून बन गया था तो वो लागू क्यों नहीं हुआ? ये विवाद 2015 तक क्यों खिंच गया? एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब भारत की संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पास कर दिया, लेकिन वो बस एक कागज पर ही रह गया। हाँ, क्योंकि उसे लागू ही नहीं किया गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, और यही हुआ।
9वां संशोधन पास तो हो गया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसकी अंदरूनी राजनीति, कानूनी दांव-पेच और मुकदमेबाजी की वजह से अच्छा, उस समझौते को कभी जमीन पर उतारा ही नहीं गया। कानून बन गया पर नोटिफाई नहीं हुआ। कमाल है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, 9वां संशोधन मौजूद था पर वो एक तरह से फेल हो गया। 2015 के 100वें संशोधन ने असल में 1958 के उसी इरादे को एक नए रूप में लागू किया। कमाल है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ी? 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया। हाँ, और 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इंदिरा मुजीब समझौता। इसमें सीमा विवाद को सुलझाने की पूरी रूपरेखा थी। बांग्लादेश ने तो ऐसे तुरंत अपनी संसद से पास कर दिया, लेकिन भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की। फिर वही बात, भारत ने क्यों नहीं की? क्योंकि इस समझौते में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें भारत को बांग्लादेश को देना था, और बेरूबारी केस के बाद ये साफ था कि ऐसा करने के लिए एक और संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उस वक्त राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई होगी। बिल्कुल। तो ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया कई दशकों तक। फिर 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए, जिसे 1974 के समझौते का ही हिस्सा बताया गया, और आखिरकार 2015 में वो ऐतिहासिक पल आया जब संसद ने 100वां संशोधन अधिनियम पास किया, जिसे हम अंतिम समाधान कह सकते हैं। हाँ, इसने इस दशकों पुरानी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें 2015 तक ले आती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। सरकार हमेशा छोटे मोटे सीमा विवाद सुलझाती रहती है, उसके लिए तो संविधान नहीं बदलना पड़ता। तो इस बार ऐसा क्या खास था कि 100वां संशोधन लाना पड़ा? ये विवाद सुलझाने और जमीन सौंपने में आखिर फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस पूरे टॉपिक का मतलब दिल है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच एक बाड़ है, जो कई सालों से टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी है। अब ये साफ नहीं है कि आपकी जमीन कहाँ खत्म होती है और उनकी कहाँ शुरू होती है। ठीक है, समझ गई, एक बाउंड्री का झगड़ा है। हाँ, अब पहला केस है सीमा विवाद का समाधान। इसमें आप और आपका पड़ोसी मिलकर एक सर्वे वाले को बुलाते हैं और पुराने कागजात देखकर बाड़ को सीधा कर देते हैं। ठीक है। यहाँ कोई किसी को अपनी जमीन दे नहीं रहा है, बस जो पहले से तय सीमा थी उसे साफ किया जा रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक कंफ्यूजन दूर किया जा रहा है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा था कि इस तरह के काम के लिए, यानी सिर्फ सीमा को स्पष्ट करने के लिए, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये काम सरकार एक कार्यकारी आदेश से कर सकती है। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है क्षेत्र सौंपना, यानी सीडिंग टेरिटरी। अब मान लीजिए बाढ़ सीधी है, सबको पता है किसकी कितनी जमीन है। हाँ। लेकिन आपका पड़ोसी कहता है कि उसे अपने बगीचे का एक कोना आपको देना है, या आपको अपना कोई हिस्सा उसे देना है। हाँ। यहाँ आप सीमा स्पष्ट नहीं कर रहे, आप जानबूझकर अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे रहे हैं। समझ गई, यहाँ जमीन का मालिकाना हक बदल रहा है। एकदम सही। और बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब भी भारत अपनी जमीन का एक टुकड़ा किसी दूसरे देश को देगा, तो ये सिर्फ सरकारी आदेश से नहीं हो सकता। अच्छा। ये भारत के नक्शे में उसकी सीमाओं में एक बदलाव है, और ऐसा करने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन करना ही होगा। तो निष्कर्ष ये है कि चूंकि 2015 के समझौते में सिर्फ बाढ़ सीधी नहीं की जा रही थी, बल्कि बगीचे के हिस्सों यानी एन्क्लेव की अदला बदली हो रही थी, इसलिए 100वां संशोधन अनिवार्य था। वाह, अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। बिल्कुल। और जब हम इस महान अदला बदली की बात करते हैं, तो ये सिर्फ कुछ एकड़ जमीन का सौदा नहीं था। इसके आंकड़े और इसका पैमाना वाकई चौंकाने वाला है। जैसा कि आपने बताया, भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव दिए, जो लगभग 17,000 एकड़ जमीन थी। हाँ। और बदले में बांग्लादेश ने हमें 51 एन्क्लेव दिए, जो करीबन 7,000 एकड़ थे। सिर्फ जमीन ही नहीं, इस समझौते ने और भी कई चीजें सुलझाई। पहला, 6.1 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर एरिया था जिस पर आज तक कोई निशानी नहीं था, वो तय किया गया। अच्छा। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे, एडवर्स पोजीशंस के मामले सुलझाए गए। ये वो अजीब स्थिति थी जहां जमीन भारत की थी पर उस पर बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, या जमीन बांग्लादेश की थी और उस पर भारतीय नागरिक। लेकिन इन सबसे बढ़कर इसका एक मानवीय पहलू भी तो था। उन हजारों लोगों का क्या जो इन एन्क्लेव्स में फंसे हुए थे? वही तो इस समझौते की सबसे बड़ी जीत थी। जरा सोच कर देखिए उन लोगों की जिंदगी के बारे में। आप एक जमीन के टुकड़े पर पैदा हुए,
पूरी जिंदगी वहीं गुजारी, लेकिन आप ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। मतलब आप भारतीय गांव में हैं, लेकिन चारों तरफ बांग्लादेश है, तो भारत सरकार की कोई योजना आप तक नहीं पहुंच सकती। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब कोई पासपोर्ट नहीं, कोई सरकारी स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं, आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं। ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, ये हजारों लोगों के वजूद का सवाल था। बिल्कुल। इस समझौते ने उन लगभग 51,000 लोगों को पहली बार एक पहचान दी। उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया गया कि वे भारत के नागरिक बनना चाहते हैं या बांग्लादेश के। दशकों की अनिश्चितता के बाद ये उनके लिए एक नई सुबह थी। तो अब इस संशोधन की तकनीकी बारीकियों को समझते हैं, एक चीट शीट की तरह। किसी भी संवैधानिक संशोधन को समझने के लिए 3 सवाल पूछने होते हैं। क्या बदला, किस शक्ति का उपयोग किया गया और कौन प्रभावित हुआ। तो पहला सवाल, क्या बदला? इस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल को बदला। ये बहुत जरूरी है। पहली अनुसूची वो लिस्ट है जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके इलाकों का पूरा ब्यौरा होता है। ये एक तरह से भारत की आधिकारिक कानूनी ज्योग्राफी है। मतलब अगर देश के नक्शे में 1 इंच का भी बदलाव करना है, चाहे कोई नया राज्य बनाना हो या किसी को जमीन देनी हो, तो इस लिस्ट को बदलना ही पड़ेगा। तो 100वें संशोधन ने इस पहली अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया। ठीक है। दूसरा सवाल, किस शक्ति का उपयोग किया गया? इसका जवाब तो हम पहले दे चुके हैं, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। और क्योंकि इसमें जमीन की अदला बदली शामिल थी, तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ी। स्पेशल मेजॉरिटी यानी सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ सदन की कुल सदस्यता का बहुमत। ये एक मजबूत कदम था। और तीसरा और बहुत जरूरी सवाल, कौन से राज्य प्रभावित हुए? आपने 4 नाम लिए, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। जी, क्योंकि ये सारे एनक्लेव्स और विवादित सीमाएं इन्हीं 4 राज्यों से सटी हुई थीं। जमीन का लेन देन इन्हीं राज्यों की सीमाओं पर हुआ। इन 4 राज्यों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है इसके लिए आपके पास कोई मजेदार मेमोरी हैक भी होगा। हाँ बिल्कुल है। ये एक बहुत आसान ट्रिक है, बस एक लाइन याद रखनी है। बताइए। मेगा ट्रिप टू वेस्ट बंगाल। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। मेगा ट्रिप टू वेस्ट बंगाल। इसे तोड़कर समझते हैं। मेघा से मेघालय, ए से असम, सही है, ट्रिप से त्रिपुरा, और वेस्ट बंगाल तो पश्चिम बंगाल है ही। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी कि इसमें मणिपुर शामिल है या नहीं। ये ट्रिक इसे बिल्कुल साफ कर देती है। और यहीं पर एक और ध्यान देने वाली बात है, एक और ट्रैप। अक्सर लोग इसे 7 बहनों से कंफ्यूज कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद नागालैंड या मणिपुर भी शामिल होंगे। हाँ, लेकिन ये साफ याद रखना है कि इस समझौते में सिर्फ और सिर्फ ये 4 राज्य ही प्रभावित हुए थे। तो अगर इस पूरी गहरी और लंबी चर्चा को हम एक लाइन में समेटना चाहें, एक 10 शब्द का सारांश, तो वो क्या होगा? वो होगा, 100वें संशोधन ने एनक्लेव की अदला बदली की, सीमाओं को तय किया और पहले अनुसूची को संशोधित किया। ये इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। बिल्कुल साफ। बेरुबारी के एक विवादित समझौते से लेकर 100वें संशोधन के एक ऐतिहासिक समाधान तक की ये यात्रा वाकई कमाल की है। इसमें संवैधानिक कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और सबसे बढ़कर हजारों इंसानों की कहानियां हैं। और ये हमें राजनीति के एक मूल सिद्धांत की याद दिलाता है। राजनीतिक तर्क है, जादू नहीं। हर बड़े फैसले के पीछे एक प्रक्रिया, एक कानून और एक लंबा इतिहास होता है, जिसे समझना जरूरी है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं। हमने देखा कि किसी दूसरे देश के साथ सीमा बदलने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना कितना जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि सरकार के और कौन से ऐसे काम हैं जो ऊपर से तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके लिए भी संविधान की किताब खोलनी पड़ती है और उसमें बदलाव करना पड़ता है। यह एक बेहतरीन सवाल है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान सिर्फ कुछ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश चलाने का एक जीवंत ढांचा है। इसका जवाब पहली अनुसूची के अपवादों को और गहराई से पढ़ने में मिल सकता है। हर कानून के पीछे एक तर्क है, बस उसे खोजने की जरूरत है। सोचिए जरा, 1947 में आपको दिल्ली से हैदराबाद जाना हो तो वीजा लगेगा। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये एक भयंकर हकीकत हो सकती थी। बिल्कुल। जब भारत आजाद हुआ ना, तो अंग्रेजों ने एक ऐसा दांव खेला था जिससे भारत के सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने
552 रियासतों को 3 बहुत ही खतरनाक विकल्प दिए। 3 विकल्प, वो क्या थे? या तो भारत में शामिल हो जाओ, ठीक है, या पाकिस्तान में, या फिर सबसे खतरनाक, अपना अलग देश बना लो। अपना अलग देश बना लो। बाप रे, मतलब 552 अलग अलग देश। ये तो भारत का नक्शा तो एक पहेली की तरह बिखर जाता। सौभाग्य से सरदार पटेल की वजह से 549 रियासतें तो मान गई, लेकिन तीन बागी थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने भारत का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो इन 3 राज्यों का क्या हुआ? क्योंकि आज का नक्शा तो पूरा है, मतलब ये शामिल तो हुए, पर कैसे? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आपको बस एक कोड याद रखना है, HPJRKI। HPJRKI सुनने में तो किसी सीक्रेट एजेंट के कोड जैसा लग रहा है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। जरूर। तो पहला HP, H से हैदराबाद, P से पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन। हाँ, हैदराबाद की लोकेशन देखिए, वो भारत के पेट में एक अल्सर जैसा था। वो ना पाकिस्तान जा सकता था, ना आज़ाद रह सकता था। और वहाँ के निज़ाम ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी, रज़ाकार। अच्छा। उन्होंने आतंक मचा रखा था। तो जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो ऑपरेशन पोलो नाम से पुलिस एक्शन लेना पड़ा। अच्छा, तो वहाँ बल का प्रयोग एक मजबूरी थी। ठीक है, अब आते हैं JR पर। J से जूनागढ़, R से रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। बिल्कुल। जूनागढ़ की कहानी एकदम उल्टी थी। वहां का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर 80% से ज्यादा आबादी हिंदू थी और वो भारत के साथ रहना चाहती थी। और उसकी सीमाएं भी तो भारत से लगती थी। सही पकड़ा। तो यहां सरदार पटेल ने लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, रेफरेंडम। और नतीजा भारत के पक्ष में ही आया होगा। 99% से ज्यादा लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। कमाल है। तो अब आखिरी वाला, KI। K से कश्मीर, I से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र। कश्मीर की कहानी तो और भी उलझी हुई है। बहुत ज्यादा। महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी मुस्लिम बहुल। वो आजाद रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान से कबायली हमलावरों ने आक्रमण कर दिया तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और बदले में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। तो HPJRKI, हैदराबाद में पुलिस, जूनागढ़ में रेफरेंडम और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट। ये तिकड़ी अब कभी नहीं भूलेगी। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस पहला चरण था। 1950 में जो भारत बना वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो 29 इकाइयों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। 29 इकाइयां? हाँ, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट A, B, C और D। ये यूपीएससी के लिए एक गोल्ड माइन है। 4 अलग अलग तरह के राज्य। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। और परीक्षक को यही कंफ्यूजन पसंद है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, 1950 का भारत एक 4 कमरों वाला घर था। अच्छा। पहला कमरा था पार्ट A, इसमें 9 राज्य थे। ये थे द ब्रिटिश कोर, मतलब ब्रिटिश इंडिया के पुराने प्रांत जैसे असम, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है। दूसरा कमरा था पार्ट B, इसमें भी 9 राज्य थे। ये थे द रॉयल्स, मतलब बड़ी रियासतें। हाँ, जैसे हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान। तो पार्ट A ब्रिटिश विरासत और पार्ट B शाही विरासत। हाँ। अब बचे पार्ट C और D, ये छोटे वाले थे। बिल्कुल। तीसरा कमरा था पार्ट C, इसमें 10 राज्य थे। ये चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, सीधे केंद्र से प्रशासित, जैसे दिल्ली, अजमेर। और चौथा और सबसे छोटा कमरा पार्ट D, इसमें सिर्फ एक था, द सॉलिटरी आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सही। ये तो वाकई बहुत उलझा हुआ नक्शा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या संविधान में भी इन चारों के लिए अलग अलग नियम थे? असली सवाल तो यहीं से बनेगा ना। अब आप मुद्दे की बात पर आए हैं और यहीं पर परीक्षक एक जाल बिछाता है। संविधान के मूल ड्राफ्ट में इन चारों के लिए अलग अलग भाग थे। पार्ट A राज्यों के लिए था पार्ट V, पार्ट C के लिए था पार्ट 8 और पार्ट D के लिए पार्ट 9। एक मिनट, पार्ट A, C और D तो हो गए, VI, VI8 और IX, लेकिन पार्ट B का क्या? पार्ट 7 कहाँ गया? यही तो असली ट्रैप है। ये वो भूतिया आर्टिकल है जिसके बारे में यूपीएससी पूछता है। भूतिया आर्टिकल? हाँ, पार्ट B राज्यों के लिए था पार्ट 7, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 238। बाद में जब 1956 में ये 4-fold क्लासिफिकेशन खत्म हुआ तो इस पार्ट 7 को संविधान से पूरी तरह हटा दिया गया। अच्छा। लेकिन परीक्षक यही पूछता है कि 1950 में कौन सा आर्टिकल पार्ट B राज्यों से संबंधित है।
जवाब है आर्टिकल 238, जो अब मौजूद नहीं है। समझ गए, ये एक गोस्ट आर्टिकल है जो अब संविधान में तो नहीं है लेकिन इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब पार्ट सी के वो 10 मुश्किल राज्य, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, इनको याद रखना तो बहुत मुश्किल होगा। है तो मुश्किल, और सच कहूं तो सारे 10 नाम रटना जरूरी भी नहीं। स्मार्ट स्टडी करनी है। एक ट्रिक है, सोचिए ABCD। ए से अजमेर, बी से भोपाल और बिलासपुर, सी से कूर्ग और कूच बिहार, और डी से दिल्ली। अरे वाह, ये तो 6 नाम ऐसे याद हो गए। बस पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, तो अब जब ये जटिल नक्शा बन गया तो क्या ये व्यवस्था सबको मंजूर थी या इसने किसी नई बहस को जन्म दिया? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी, और शायद उससे भी बड़ी, शुरू हो गई। नक्शा तो बन गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण भारत में, एक नई मांग उठ रही थी। क्या मांग थी वो? लोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते थे। अच्छा, तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग आंतरराज्य, तमिल वालों के लिए अलग, लेकिन सरकार चाहती थी कि राज्य प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बने। प्रशासनिक सुविधा, ये शब्द सुनने में तो काफी भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ही राज्य में 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो सरकारी फॉर्म, स्कूल की किताबें, कोर्ट की कार्यवाही, सब कुछ 3 भाषाओं में करना पड़ेगा। ये महंगा भी है, मुश्किल भी। सरकार को यह भी डर था कि भाषा के आधार पर देश फिर से बंट सकता है। तो ये एक बड़ा टकराव था, एक तरफ लोगों की पहचान, दूसरी तरफ देश की एकता की चिंता। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने जून 1948 में SK धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया। धर आयोग? हाँ, इनका काम था ये जांचना कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक रहेगा। और नतीजा क्या रहा? दिसंबर 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने भाषा के आधार को सिरे से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ, साफ कहा कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। राज्य सिर्फ प्रशासनिक सुविधा पर ही बनने चाहिए। ये तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया। लोगों में तो गुस्सा और भड़क गया होगा। बिल्कुल। तो लोगों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने उसी महीने दिसंबर 1948 में अपनी एक समिति बनाई। अपनी समिति? हाँ, JVP समिति। ये बहुत शक्तिशाली समिति थी। इसमें 3 बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। JVP। तो क्या JVP समिति ने लोगों की बात मानी? क्या उन्होंने धर आयोग के फैसले को पलट दिया? नहीं, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। JVP समिति ने भी इस पर गहराई से सोचा और अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने भी धर आयोग की बात को ही दोहराया, भाषा के आधार को देश की एकता के लिए खतरा मानते हुए खारिज कर दिया। मतलब दोनों ने मना कर दिया? हाँ, मुख्य बात यही है, और इसे ध्यान से सुनिए। धर आयोग और JVP समिति दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से साफ साफ ना कह दिया। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आप कह रहे हैं कि देश की 2 सबसे शक्तिशाली समितियों ने 1949 में भाषा के आधार को खारिज कर दिया, लेकिन हम सबने पढ़ा है कि 1953 में, मतलब सिर्फ 4 साल बाद, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर ही बना था। हाँ? तो ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और यहीं पर 90% छात्र गलती करते हैं। ये सबसे बड़ा लक्ष्मीकांत ट्रैप है। लक्ष्मीकांत ट्रैप? हाँ, ये एक ऐसी गलतफहमी है जो परीक्षा में नंबर कटवा सकती है। लोग सोचते हैं कि JVP समिति ने शायद बाद में मन बदल लिया होगा। तो सच क्या है? इस ट्रैप को क्लियर कीजिए। सच ये है कि JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। उनकी रिपोर्ट में कोई हाँ नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। आंध्र प्रदेश का गठन उनकी सिफारिश के कारण नहीं, बल्कि उसके बावजूद हुआ था। उसके बावजूद? हाँ, वो एक बहुत बड़े जन आंदोलन, 58 दिन की भूख हड़ताल और पोटी श्रीमुल्लू नाम के एक गांधीवादी नेता के बलिदान का नतीजा था। उस दबाव ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो एक अलग और बहुत ही नाटकीय कहानी है। वाह, मतलब जो हमें एक व्यवस्थित प्रक्रिया लगती थी, वो असल में एक बड़े टकराव, दबाव और बलिदान का नतीजा थी। समितियां खिलाफ थीं, पर जनता का दबाव ज्यादा था। बिल्कुल, इसलिए हमेशा टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। JVP ने भाषा को खारिज कर दिया, बात खत्म। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या है, एक लाइन में? सार ये है, एकीकरण ने भारत के भूगोल को मजबूत किया, लेकिन धर और JVP समितियों ने भाषा पर देश की एकता को प्राथमिकता दी। पहले नक्शे को जोड़ा गया और फिर उस नक्शे को भाषा के आधार पर बांटने के विचार को खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, कम से कम कुछ समय के लिए।
ये एक परफेक्ट समरी है। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, इस पर सोचिएगा। सवाल ये है कि अगर सरकार और देश की दो सबसे शक्तिशाली समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से साफ इनकार कर दिया था, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा तूफान आया कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया? सोचिएगा, इसका जवाब हमारी अगली चर्चा में है, जब हम फजल अली आयोग और 1956 के ऐतिहासिक राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें। सोचिए 1953 का भारत, देश को आजाद हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ी उलझन में है। उनके सामने एक ऐसी मांग रखी गई है जो अगर मान ली जाए तो पूरे देश का नक्शा बदलना पड़ेगा, और अगर ना मानी जाए तो देश में आग लग सकती है। बिल्कुल। और ये मांग किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं थी। नहीं। ये चिंगारी एक अकेले इंसान ने लगाई थी जो 56 दिनों से भूखा था। एक ऐसा अनशन जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार को घुटनों पर आना पड़ा, और उन्हें वो करने पर मजबूर होना पड़ा जिससे वो हमेशा से बचते आ रहे थे, भाषा के आधार पर भारत को फिर से बनाना। आज हम 1956 के राज्य पुनर्गठन यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। और ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, ये यूपीएससी पॉलिटी का वो चैप्टर है जहां से परीक्षक हमेशा सवाल पूछता है। और आज हमारा मिशन है इस पूरे घटनाक्रम को पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान से लेकर 7वें संवैधानिक संशोधन तक इतने सरल तरीके से समझना कि हर एक डिटेल दिमाग में छप जाए। तो चलिए सीधे उस चिंगारी से शुरू करते हैं जिसने ये पूरी आग लगाई। हाँ, बताइए। तो बात है अक्टूबर 1952 की। मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी इलाके थे, हाँ जी, वहां एक गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। और उनकी मांग क्या थी? उनकी एक ही मांग थी, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य, आंध्र। और उस समय सरकार का क्या रुख था? नेहरू तो भाषाई राज्यों के सख्त खिलाफ थे, है ना? बिल्कुल। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा होगा। तो सरकार ने शुरू में इस अनशन को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्हें लगा कि ये बाकी विरोध प्रदर्शनों जैसा ही है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, दिन हफ्तों में बदलने लगे। 40 दिन, 50 दिन श्रीरामुलु की हालत बिगड़ती जा रही थी और तेलुगु भाषी क्षेत्रों में लोगों का गुस्सा वो बढ़ता जा रहा था। और फिर 15 दिसंबर 1952 को अनशन के 58वें दिन पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु एक खबर नहीं, एक धमाका बनी होगी। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे आंध्र क्षेत्र को हिला कर रख दिया। हिंसक दंगे भड़क उठे, सरकारी संपत्ति को आग लगा दी गई। ओहो। पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए। स्थिति हाथ से निकल रही थी। तो सरकार पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना ज्यादा कि सिर्फ 3 दिन के अंदर नेहरू को रेडियो पर आकर घोषणा करनी पड़ी कि सरकार एक अलग आंध्र राज्य बनाने के लिए तैयार है। और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य बना आंध्र। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए गोल्डन फैक्ट है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक राज्य के बनने से मानो एक बांध का दरवाजा खुल गया। बिल्कुल। अब तो हर तरफ से ऐसी ही मांगे उठने लगी होंगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसे ही डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। आंध्रा के गठन ने यह साबित कर दिया कि अगर पर्याप्त दबाव डाला जाए तो सरकार झुकेगी। इसके बाद तो कन्नड़ भाषियों ने संयुक्त कर्नाटक की मांग की, मराठी भाषियों ने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन छेड़ दिया। गुजरात, पंजाब, हर जगह से भाषाई आधार पर राज्यों की मांगे उठने लगी। तो सरकार एक दुविधा में थी। एक तरफ नेहरू का विजन था, एक मजबूत केंद्र का, और प्रशासनिक इकाइयों का, और दूसरी तरफ भाषा के आधार पर पहचान की एक ऐसी लहर थी जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। सही कहा। अब सरकार हर आंदोलन के आगे अलग अलग नहीं झुक सकती थी। नहीं, उन्हें एक स्थायी और एक तर्कसंगत समाधान की जरूरत थी। और इसी जरूरत के चलते दिसंबर 1953 में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया, जिसे हम सब राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और इसे ही फजल अली आयोग भी कहते हैं क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे। लेकिन इस टीम में और कौन कौन थे? ये 3 लोग कौन थे जिन्हें भारत का नया नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई? देखिए, ये टीम बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज फजल अली, एक निष्पक्ष कानूनी दिमाग। हाँ, उनके साथ थे केएम पणिक्कर, जो एक बेहतरीन राजनयिक, प्रशासक और इतिहासकार थे। उन्हें भारत की सांस्कृतिक विविधता की गहरी समझ थी। और तीसरे सदस्य थे एचएन पुंजरू, एक अनुभवी सांसद और लोक सेवक
जो प्रशासनिक रियलिटीज को मतलब जमीनी हकीकत को समझते थे। फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये नाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक बहुत ही आसान और लोकप्रिय निमोनिक है जिसे एस्पिरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, पाक टीम। पाक टीम? हाँ, सोचिए कि 1956 के भारत का नक्शा इसी पाक टीम ने बनाया था। पी से पणिक्कर, ए से अली मतलब फजल अली और के से कुंजरू। ये तो बढ़िया है, PAK। हाँ, ये तीनों नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये 3 अलग अलग दृष्टिकोण हैं, कानूनी, ऐतिहासिक और प्रशासनिक, जिन्होंने मिलकर एक बहुत ही संतुलित रिपोर्ट तैयार की। तो इस पे की टीम ने लगभग 2 साल तक पूरे भारत का दौरा किया, लोगों से बात की और सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट का सबसे बड़ा फैसला क्या था? क्या उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मान लिया जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अच्छा, और ये यूपीएससी का सबसे पसंदीदा ट्रैप एरिया है। बताइए बताइए। आयोग ने एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाया। उन्होंने 2 बातें कहीं। पहली, उन्होंने ये स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को एक आधार के रूप में माना जा सकता है। ओके। लेकिन, और ये लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरी बात यह थी कि उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार मतलब रिजेक्टेड कर दिया। एक मीडिया में थोड़ा उलझ गई। भाषा को आधार माना भी और एक भाषा एक राज्य को खारिज भी कर दिया। ये तो मतलब विरोधाभासी लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। लोग ने एक भाषा एक राज्य को खारिज कर दिया, तो फिर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये सब भाषाई राज्य बाद में बने कैसे? बिल्कुल, और यही वो बारीक लाइन है जिसे समझना है। आयोग ने कहा, लैंग्वेज कैन बी अ बेसिस, नॉट दी ओनली बेसिस। अच्छा, एक आधार, एकमात्र नहीं। हाँ, इसका मतलब था कि जब हम राज्यों की सीमाएं तय करें तो भाषा एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है, लेकिन वो एकमात्र या सर्वोपरि कारक नहीं हो सकती। उनका मूल मंत्र था, और ये वाक्य मेंस के उत्तर के लिए गोल्डन कीवर्ड है, भारत की एकता भाषाई शुद्धता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाह, मतलब वो कह रहे थे कि हम सिर्फ भाषा के नाम पर देश को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, हमें बाकी चीजें भी देखनी होंगी। बिल्कुल, उन्होंने एक भाषीयता यानी मोनोलिंगुअलिज्म के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्पष्ट मत था कि प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता और सबसे बढ़कर देश की एकता और सुरक्षा भाषाई एक रूपता से ऊपर हैं। तो भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है पर सर्वोच्च नहीं। एग्जैक्टली। और इसी सोच के आधार पर उन्होंने पुनर्गठन के लिए 4 स्तंभ दिए। 4 स्तंभ, ये कौन से थे? ये 4 सिद्धांत थे जिनके आधार पर किसी भी राज्य के गठन या पुनर्गठन को परखा जाना था। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण और मजबूती, यूनिटी एंड सिक्योरिटी। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। तीसरा, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, मतलब क्या नया राज्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। सही बात है। और चौथा, लोगों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या इस पुनर्गठन से उस राज्य और पूरे देश के लोगों का भला होगा? एकता, एकरूपता, व्यवहार्यता और कल्याण। तो एकता सबसे ऊपर है और बाकी 3 उसे सहारा देने वाले खंभे। बिल्कुल। अब रिपोर्ट तो आ गई। इस रिपोर्ट से हकीकत तक का सफर कैसे तय हुआ, भारत का नया नक्शा बना कैसे? प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में हुई। ओके, पहला चरण सितंबर 1955 में आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। इसमें सबसे बड़ी सिफारिश थी राज्यों के पुराने जटिल 4 भाग वर्गीकरण को, यानी पार्ट A, B, C, D राज्य, उसे खत्म कर दिया जाए। दूसरा चरण, सरकार ने रिपोर्ट को कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया। ठीक है। तीसरा चरण, इसके बाद संसद ने 2 ऐतिहासिक कानून पारित किए। पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और दूसरा 57वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और चौथा और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को भारत का नया नक्शा लागू हुआ। और इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? इसमें थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। यह तारीख 1 नवंबर 1956 और ये संख्या है 14 और 6 प्रीलिम्स MCQ के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं।
आपने पार्ट ए बी सी डी राज्यों का जिक्र किया। ये व्यवस्था थी क्या? सुनने में ही बहुत जटिल लगती है। और थी भी। सोचिए, आजादी के बाद भारत एक पैचवर्क रजाई जैसा था। पार्ट ए वो राज्य थे जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे, जैसे बॉम्बे या मद्रास। अच्छा। पार्ट बी थी बड़ी बड़ी रियासतें, जैसे हैदराबाद या मैसूर, जिनके शासक राज प्रमुख कहलाते थे। पार्ट सी? पार्ट सी छोटे रजवाड़ों और कमिश्नर शासित क्षेत्रों का एक मिलाजुला समूह था, जैसे अजमेर या भोपाल। और पार्ट डी? पार्ट डी में अकेला अंडमान निकोबार था। तो ये व्यवस्था बहुत असमान और जटिल थी। एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता था। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलना नहीं था, यह तो पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को जड़ से बदलने जैसा था। बिल्कुल। तो इस बड़े फेरबदल में कौन कौन से बड़े विलय हुए? कई बड़े और दिलचस्प विलय हुए, जैसे केरल का बनना अपने आप में एक कहानी है। कैसे? इसमें 2 बड़ी रियासतें त्रावणकोर और कोचीन तो थी ही, लेकिन असली चुनौती थी मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले को इसमें शामिल करना। अच्छा, क्योंकि वो अलग प्रशासनिक इकाई थी। हाँ, ये तीनों क्षेत्र मलयालम भाषी थे, लेकिन इनकी प्रशासनिक और राजनीतिक विरासत बिल्कुल अलग थी। इस विलय ने पहली बार एक एकीकृत मलयालम भाषी राजनीतिक इकाई बनाई। और मध्य प्रदेश का क्या? वो तो देश के दिल में है। मध्य प्रदेश का बनना भी एक बड़े विलय का नतीजा था। इसमें पार्ट बी राज्य मध्य भारत, पार्ट सी राज्य विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाया गया। इसी तरह पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसे पिप्सू कहते थे, पिप्सू, हाँ, उसे पंजाब में मिला दिया गया। और अजमेर राज्य का विलय राजस्थान में हुआ। और बॉम्बे का समीकरण तो और भी ज्यादा उलझावा लगता है। मतलब एक ही राज्य में मराठी और गुजराती भाषी लोगों को एक साथ रखना, ये तो पहले से ही तय नहीं था कि ये व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिल्कुल, आयोग ने यही सोचा था। सौराष्ट्र और कच्छ के राज्यों का विलय बॉम्बे राज्य में कर दिया गया, जिससे एक बहुत विशाल द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल बॉम्बे राज्य बना। आयोग की मंशा थी कि एकता बनी रहे, लेकिन ये एक अस्थिर प्रयोग था। उस समय संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात आंदोलन जोरों पर थे। तो 1956 में उन्हें एक साथ रखा गया। हाँ, लेकिन ये चिंगारी सुलगती रही और आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात में हो गया। ये बहुत दिलचस्प है। अब आपने 2 कानूनों का जिक्र किया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। इन दोनों में क्या अंतर है? ये एक और संभावित परीक्षा ट्रैप लगता है। ये एक क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक नया घर बनाना है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आपका आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर है। इसका काम था भौतिक रूप से नई सीमाएं तय करना, किस गांव को किस राज्य में डालना है, किस जिले का विलय करना है। ये सब जमीनी काम इस एक्ट ने किया। मतलब ये एक सामान्य कानून था। हाँ, एक स्टैट्यूटरी लॉ। वहीं 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 आपका वकील है। इसका काम था संविधान की किताब में बदलाव करना। अच्छा। इसने कानूनी रूप से पार्ट ए, बी, सी, डी की पुरानी व्यवस्था को संविधान से मिटा दिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई श्रेणियों को बनाया। वाह, एक ने जमीन पर नक्शा बनाया, दूसरे ने उस नक्शे को संविधान की किताब में दर्ज किया। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो जो परीक्षा के एक दिन पहले याद रहे? सार बहुत सीधा है, जैसा कि हमारी 10 शब्द की समरी कहती है। 1956 के अधिनियम ने 4 भाग वर्गीकरण को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से बदल दिया। बस अगर आप ये एक लाइन याद रखते हैं तो आपने इस चैप्टर का क्रक्स मतलब निचोड़ समझ लिया है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। सरकार भाषा के आधार पर देश को बांटने से डर रही थी, लेकिन अंत में इसी भाषाई पुनर्गठन ने शायद देश को टूटने से बचा लिया। बिल्कुल। इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक संवैधानिक आउटलेट दे दिया। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था। अगर ये राज्य नहीं बनते तो शायद ये ऊर्जा अलगाववादी आंदोलनों में बदल सकती थी। सही बात है। तो जो कदम विभाजनकारी लग रहा था, वही शायद सबसे बड़ा एकीकरण का कदम साबित हुआ। सही। इसने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक विरासत को खत्म करके आधुनिक भारत की नींव रखी। वाकई एक फैसिनेटिंग कहानी। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए, जो भविष्य के पॉलिसी मेकर हैं, विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरूर।
हमने देखा कि कैसे 1956 में भाषा ने भारत का नक्शा बनाया, लेकिन आज 21वीं सदी में जब नए राज्यों की मांग उठती है, चाहे वो विदर्भ हो या गोरखलैंड, तो क्या आधार केवल भाषा ही होनी चाहिए या फिर विकास, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक व्यवहारिकता जैसे नए मानदंडों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य का डिमोशन कर दिया जाए, मतलब उसे राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश यानी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए? आमतौर पर तो इसका उल्टा होता है, एक तरह का प्रमोशन। हम देखते हैं कि किसी यूटी को अपग्रेड करके पूरा राज्य बनाया जाता है, जैसे गोवा, हिमाचल या मणिपुर के साथ हुआ। ये एक स्वाभाविक राजनीतिक विकास माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन 2019 में इतिहास में पहली बार इसका ठीक उल्टा हुआ। जम्मू और कश्मीर, जो एक पूरा राज्य था, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये मतलब एक तरह का संवैधानिक भूकंप भी था। इसने भारत के राजनीतिक नक्शे के बारे में हमारी सोच को ही बदल दिया। और यहीं से हमारी आज की गहरी पड़ताल शुरू होती है। जी, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी कहानी की ताजा कड़ी है। 1956 के बाद भारत का नक्शा कैसे बदला, मतलब 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से हम आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक कैसे पहुंचे। ये सिर्फ तारीखों और संशोधनों का खेल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की राजनीति, भाषा, पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही जटिल कहानी है। तो चलिए इस कहानी के हर पन्ने को खोलते हैं, एक एक करके। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि यूपीएससी परीक्षा के लिए वो बारीकियां हैं, वो ट्रैप एरियाज हैं, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं आज़ादी के ठीक बाद से। भारत 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन देश के नक्शे पर कुछ विदेशी बस्तियां अभी भी थीं। हाँ, पुर्तगाली और फ्रांसीसी अभी गए नहीं थे। और यहीं पे यूपीएससी बहुत चालाकी से सवाल बनाता है। वो ये नहीं पूछता कि कौन से इलाके थे, बल्कि ये पूछता है कि वो भारत में कैसे शामिल हुए। अच्छा, तरीका महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। चलिए 3 मुख्य मामलों को देखते हैं, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पुदुचेरी। तीनों की कहानी अलग है। शुरुआत दादरा और नगर हवेली से करते हैं। यहाँ पुर्तगाली थे, है ना? हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। 1954 में वहां के लोगों ने खुद ही पुर्तगाली शासन के खिलाफ विद्रोह किया और इसे आजाद करा लिया। ओह अच्छा, तो ये एक तरह का लिबरेशन था। बिल्कुल, इसीलिए लिबरेशन शब्द इस्तेमाल होता है। 1954 से 1961 तक वहां एक तरह से लोगों का चुनाव प्रशासन ही चलता रहा। आखिरकार 1961 में 10वें संविधान संशोधन के जरिए इसे औपचारिक रूप से भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो कीवर्ड है लिबरेशन। समझ गई, मतलब जनता का विद्रोह, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। लेकिन गोवा में तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, गोवा का मामला ज्यादा गंभीर था। वहां भी तो पुर्तगाली थे, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं थे। सालों की बातचीत हुई, पर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो 1961 में भारत को ऑपरेशन विजय के तहत पुलिस एक्शन करना पड़ा, जो असल में एक सैन्य कार्रवाई थी। हाँ। इसके बाद 1962 में 12वें संविधान संशोधन से इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ कीवर्ड है पुलिस एक्शन। और तीसरा मामला फ्रांसीसियों का था, जो इन दोनों से एकदम अलग था। जी, पुदुचेरी, जिसमें कराईकल, माहे और यनम भी थे, वहां फ्रांसीसी थे। उन्होंने समझदारी दिखाई। 1954 में ही एक संधि के तहत ये सारे इलाके शांति से भारत को हैंडओवर कर दिए, मतलब सौंप दिए। हाँ, कुछ साल तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी के तौर पर प्रशासित हुआ और फिर 1962 में 14वें संशोधन से इसे भी यूटी बना दिया गया। तो कीवर्ड हैंडओवर। तो 3 अलग अलग रणनीतियां, लिबरेशन, पुलिस एक्शन और हैंडओवर, और 3 जरूरी संशोधन, 10वां, 12वां और 14वां। बिल्कुल, ये परीक्षा के लिए एक परफेक्ट मैच द फॉलोइंग सवाल है। अब विदेशी इलाकों से देश के अंदर आते हैं। 1966 में पंजाब का नक्शा पूरी तरह बदल गया। एक बड़े राज्य को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसकी वजह क्या थी? वजह तो देखिए भाषा थी, लेकिन इसके पीछे अकाली दल का दशकों से चल रहा पंजाबी सूबा आंदोलन का राजनीतिक दबाव भी था। वो एक सिख बहुल राज्य की मांग कर रहे थे। जी, आखिरकार 1966 में शाह आयोग की सिफारिशों पर इस बड़े राज्य का त्रिविभाजन किया गया। और ये विभाजन कैसे हुआ, मतलब क्या आधार था? आधार पूरी तरह से भाषाई था। पहला, जो पंजाबी बोलने वाले इलाके थे उन्हें मिलाकर आज का पंजाब राज्य बनाया गया। दूसरा, जो हिंदी भाषी इलाके थे उनसे एक नया राज्य बना, हरियाणा, जो भारत का 17वां राज्य था।
और तीसरा जो पहाड़ी इलाके थे जहां हिंदी की पहाड़ी बोलियां बोली जाती थी, उन्हें पास के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। लेकिन चंडीगढ़ का क्या हुआ? वो तो आज भी एक पहेली जैसा है। हाँ, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, पर खुद एक केंद्र शासित प्रदेश। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर अपना दावा कर रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत ही चतुर राजनीतिक समाधान निकाला। चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बना दिया और इसे दोनों राज्यों की साझी राजधानी घोषित कर दिया। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। 1972 एक ऐसा साल था जिसने पूर्वोत्तर का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। बिल्कुल, ये पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल था। इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक था ट्रिपल अपग्रेड और दूसरा था दो नए यूटीज का जन्म। ट्रिपल अपग्रेड, ये सुनने में किसी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लग रहा है। आप कह सकती हैं। ट्रिपल अपग्रेड का मतलब है 3 मौजूदा क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। पहला था मणिपुर, जो भारत का 19वां राज्य बना। ये पहले एक यूटी था। ठीक है। दूसरा था त्रिपुरा, जो 20वां राज्य बना। ये भी पहले एक केंद्र शासित प्रदेश ही था। और तीसरा, आपने कहा था कि उसका मामला सबसे अनोखा है। हाँ, तीसरा मामला था मेघालय का, जो भारत का 21वां राज्य बना। इसकी कहानी सबसे अलग है और ये यूपीएससी के लिए एक पसंदीदा क्षेत्र है। कैसे? मेघालय को सीधे यूटी से राज्य नहीं बनाया गया। पहले 1969 में 22वें संविधान संशोधन से असम के अंदर ही एक स्वायत्त राज्य या सब स्टेट बनाया गया। मतलब राज्य के भीतर एक राज्य। हाँ, जिसकी अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद थी। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, इसलिए 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इसी कानून से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश भी बने थे। जी, 2 नए यूटीज भी बनाए गए। एक था मिजोरम और दूसरा था अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। मतलब एक ही कानून ने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक पहचान को एक नई शक्ल दे दी। 3 नए राज्य और 2 नए यूटीज। बिल्कुल। इसका मकसद वहां की जटिल जनजातीय अस्मिताओं को एक राजनीति घर देना और बढ़ते अलगाववाद को रोकना था। अब आते हैं सिक्किम पर। इसकी भारत में शामिल होने की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल। यहाँ 2 संविधान संशोधन बैक टू बैक हुए, 35th और 36th, और यहीं पर ज्यादातर छात्र गलती करते हैं। तो ये क्लासिक ट्रैप एरिया है। हाँ, कहानी शुरू होती है 1974 में। सिक्किम उस समय चोग्याल वंश के शासन में एक भारतीय संरक्षित राजशाही था। वहां की जनता राजशाही से परेशान थी और भारत के साथ ज्यादा जुड़ाव चाहती थी, पर शायद पूरी तरह विलय के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर बीच का रास्ता क्या निकाला गया? हाँ, एकदम नया संवैधानिक रास्ता बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के जरिए भारतीय संविधान में एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट लाया गया, एसोसिएट स्टेट यानी सहराज्य का। एसोसिएट स्टेट? हाँ। ये तो मैंने पहले नहीं सुना। क्योंकि ये सिर्फ सिक्किम के लिए था। इसके लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 2A और एक नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। लेकिन ये अनोखी व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चली। नहीं, 1 साल के अंदर ही 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम हुआ। वहां के 97% से ज्यादा लोगों ने राजशाही को खत्म करने और भारत में पूरी तरह से विलय के पक्ष में वोट दिया। 97%? हाँ, इस भारी जनमत के बाद भारतीय संसद ने तुरंत 36वां संविधान संशोधन 1975 पारित किया, जिससे सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। और फिर उस खास आर्टिकल 2A और उस मूल 10वीं अनुसूची का क्या हुआ? यही तो असली पेज है। 36वें संशोधन ने न केवल सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया, बल्कि उसने आर्टिकल 2A और उस खास 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया, यानी संविधान से हटा दिया। और उसकी जगह और सिक्किम के लिए विशेष प्रावधानों वाला आर्टिकल 371F जोड़ा गया। अच्छा, तो आज जो हम 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए पढ़ते हैं, वो बाद में 1985 में 52वें संशोधन से लाई गई थी। उसका इस मूल 10वीं अनुसूची से कोई लेना देना नहीं है। इतनी सारी तारीखें, राज्य और संशोधन, इन्हें याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। परीक्षा के दबाव में तथ्य भूलना आम बात है। इसके लिए हमारे पास 2 शानदार मेमोरी हैक्स हैं। पहला हैक है 1987 के लिए
इस साल 3 क्षेत्रों को राज्य का दर्जा मिला। बताइए क्या है वो हैक? इसे याद रखने का फॉर्मूला है MAG। MAG। हाँ, M से मिजोरम, जो 1986 के मिजो शांति समझौते के बाद राज्य बना। A से अरुणाचल प्रदेश, जो पहले यूटी था, और G से गोवा, जिसे दमन और दीव से अलग करके एक पूर्ण राज्य बनाया गया। तो 1987 मतलब MAG, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। ये दिलचस्प है। अब दूसरा हैक, ये साल 2000 के लिए है, जिसे हम द Y2K स्प्लिट भी कहते हैं। इस साल 3 बड़े राज्यों का बंटवारा हुआ। इसके लिए क्या है? इसे याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन है, छत पे उत्तर के झाड़। छत पे उत्तर के झाड़, ये कैसे काम करता है? देखिए, छत से बना छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर से बना उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और झाड़ से बना झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ। वाह, MAG और छत पे उत्तर के झाड़, अब ये कभी नहीं भूलेगा। हाँ। अब आधुनिक युग में आते हैं। 2014 में भारत को मिला 29वां राज्य, तेलंगाना। और इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। याद कीजिए, आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। हाँ, एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद। और वही राज्य 2014 में भाषा, संस्कृति और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर फिर से बंट गया। इतिहास ने जैसे एक पूरा चक्कर काट लिया। बिल्कुल। इसके अलावा राज्यों और शहरों के नाम बदलने का भी एक लंबा इतिहास रहा है। चलिए इस पर एक रैपिड फायर करते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश 1950। अब मेरी बारी। मद्रास, तमिलनाडु 1969, और मैसूर, कर्नाटक 1973 में। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल बना उत्तराखंड 2006 में। और उसी साल पौंडीचेरी बना पुदुचेरी। बिल्कुल। और 2011 में ओडिशा बन गया ओडिशा। और दिल्ली का मामला तो सबसे खास है। 69वें संविधान संशोधन 1991 ने इसे एक विशेष दर्जा दिया। बहुत खास। इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी या NCT का दर्जा मिला। अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था, वो लक्ष्मीकांत ट्रैप्स, जहां ज्यादातर छात्र गलती करते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां परीक्षक आपकी सतही जानकारी को चुनौती देता है। पहला और सबसे आम ट्रैप है गोवा को लेकर। हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों से आजाद होते ही राज्य बन गया था। और यही आप ट्रैप में फंस गईं। यही आम धारणा है, पर यह गलत है। सच ये है कि 1961 से 1987 तक, मतलब पूरे 26 साल, गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। 26 साल? हाँ, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, MAG वाले साल में। ओह, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब दूसरा ट्रैप है सिक्किम की 10वीं अनुसूची को लेकर। छात्र अक्सर 10वीं अनुसूची का मतलब सीधे सीधे दल बदल विरोधी कानून से जोड़ते हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि मूल रूप से 35वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 10वीं अनुसूची का संबंध किससे था, तो जवाब दल बदल कानून नहीं होगा। तो क्या होगा? सच ये है कि मूल 10वीं अनुसूची सिर्फ और सिर्फ सिक्किम के एसोसिएट स्टेट दर्जे की शर्तों के लिए जोड़ी गई थी, जिसे 1 साल बाद 36वें संशोधन में हटा दिया गया। ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। और तीसरा और आखिरी ट्रैप, दिल्ली का दर्जा। छात्र अक्सर सोचते हैं क्योंकि दिल्ली में विधानसभा है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो एक राज्य ही है, या कम से कम एक अर्ध राज्य है। लेकिन ये भी गलत है। संविधान के अनुसार दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT है, जो कि विधानमंडल वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि एक पूर्ण राज्य। पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था जैसे कई अहम विषय आज भी केंद्र के पास हैं। तो 1956 से लेकर 2019 तक भारत का राजनीतिक नक्शा एक बहती नदी की तरह रहा है। ये पूरी कहानी हमें भारतीय संघ के चरित्र के बारे में एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। और वो है हमारा अंतिम सार, जो संविधान के अनुच्छेद 3 में छिपा है। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल चेंजेबल स्टेट्स। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत एक देश के रूप में, एक संघ के रूप में अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके जो घटक हैं, यानी राज्य, वो विनाशकारी और परिवर्तनशील हैं। हमारी संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है, या एक राज्य को तोड़कर नए राज्य बना सकती हैं। बिल्कुल। और राज्यों की इसमें कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती। उनसे राय जरूर ली जाती है, पर उसे मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब राज्य नष्ट हो सकते हैं, पर देश यानी संघ अविनाशी है। और 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन इसी सिद्धांत का सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है।
आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, ये संख्या पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचने से आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी। क्या सवाल है? अगर राज्य नष्ट हो सकते हैं और उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं और पहचान की राजनीति लगातार विकसित हो रही है, तो भविष्य में भारत के नक्शे में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? क्या और बड़े राज्यों का विभाजन होगा या छोटे राज्यों को मिलाने की बात होगी? इस पे सोचिए। क्या संसद कल आपके राज्य को भारत के नक्शे से पूरी तरह मिटा सकती है? एक पल के लिए सोचिए, क्या केंद्र सरकार बिना उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पूछे उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर सकती है? इसका जवाब देखिए, सीधा और चौंकाने वाला जवाब है हाँ। सच में? बिल्कुल कर सकती है। और यही भारतीय संविधान की उन शक्तियों में से है जो पहली बार सुनने पर मतलब यकीन करने लायक नहीं लगती। यहीं से वो मशहूर लाइन आती है जिसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट को याद रखना चाहिए। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अविनाशी संघ लेकिन विनाशी राज्य। मतलब देश तो नहीं टूट सकता, लेकिन देश के अंदर के राज्य वो टूट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। तो चलिए आज इसी शक्ति के डीएनए को डिकोड करते हैं। संविधान के वो 4 आर्टिकल्स जो भारत की तकदीर और नक्शा दोनों लिखते हैं, आर्टिकल्स 1 से 4। तो ये 4 आर्टिकल्स हमारे संविधान के मैप मेकर्स हैं। चलिए आर्टिकल 1 से ही शुरू करते हैं। ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सीधी सी लाइन है, लेकिन कहते हैं कि इसमें 2 बहुत बड़े राज छुपे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर यूपीएससी अपना पहला जाल बिछाता है। पहली बात, नाम इंडिया दैट इज भारत। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी। कुछ लोग पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, कुछ आधुनिक नाम इंडिया। तो एक तरह से बीच का रास्ता निकाला गया और दोनों को अपनाया गया। लेकिन असली खेल दूसरे हिस्से में है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में। हाँ, ये यूनियन शब्द फेडरेशन क्यों नहीं? अमेरिका तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, हमने वो मॉडल क्यों नहीं अपनाया? यही तो कोर बात है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत साफ किया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स 2 बातें कहता है। पहली, भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। जैसे अमेरिका में 50 राज्य एक साथ आए और एक देश बनाया। भारत हमेशा से एक था, है और रहेगा। हमने सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य बनाए हैं। और दूसरी, इसी वजह से किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। संघ अविनाशी है। समझ गया। तो यूनियन शब्द ही अलगाववाद पर पहला ताला लगा देता है। अब आते हैं उस कंफ्यूजन पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच की लड़ाई। ये दोनों ही नए राज्य बनाने की बात करते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? इसे एक बहुत आसान एनालॉजी से समझते हैं। आर्टिकल 2 है द अडॉप्टर। द अडॉप्टर। हाँ, यानी गोद लेने वाला। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं है। मतलब जब भारत किसी बाहरी विदेशी क्षेत्र को अपने में शामिल करता है, तब आर्टिकल 2 का इस्तेमाल होता है। जैसे सिक्किम का मामला, वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। एग्जैक्टली। 1975 तक सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टरेट था, एक संरक्षित राज्य। जब उसे भारत में पूरी तरह से शामिल करके एक नया राज्य बनाया गया, तो वो आर्टिकल 2 के तहत हुआ। तो कीवर्ड याद रखिए, बाहरी क्षेत्र, एक्सटर्नल टेरिटरी का भारत में प्रवेश। ठीक है, तो आर्टिकल 2 बाहरी दरवाजा है। तो फिर आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 है द सर्जन। द सर्जन मतलब जो घर के अंदर ऑपरेशन करता है। इसका काम है भारत के मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलना, उनके एरिया को घटाना या बढ़ाना, उनके नाम बदलना या किसी राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाना। मतलब घर के कमरों की दीवारों को तोड़ना जोड़ना। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया, या पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ये सब आर्टिकल 3 के तहत हुआ। बिल्कुल सही। कीवर्ड है मौजूदा राज्य, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये वो टूल है जिसका इस्तेमाल भारत का नक्शा बदलने के लिए सबसे ज्यादा बार हुआ है। तो आर्टिकल 2 मेहमानों के लिए, आर्टिकल 3 घर के सदस्यों के लिए। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और फिर आता है आर्टिकल 4, जो इन दोनों आर्टिकल्स को एक तरह की सुपर पावर देता है। ये कैसे काम करता है? आर्टिकल 4 बेसिकली एक घोषणा करता है। वो कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब उसे आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब देश का नक्शा बदलने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, और यही तो सबसे बड़ी शक्ति है।
इसे सिर्फ साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। यानी अगर लोकसभा में 500 सदस्य मौजूद हैं तो सिर्फ 251 सदस्यों की हाँ से एक नया राज्य बन सकता है या किसी राज्य का अस्तित्व खत्म हो सकता है। वाह, ये प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बना देता है। तो ये तो हुई थ्योरी। मुझे ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करता है। क्या कोई भी सांसद सुबह उठकर बिल ला सकता है कि चलो एक नया राज्य बनाते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है? इसका एल्गोरिदम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक बहुत सख्त प्रोसीजर है। पहला और सबसे जरूरी कदम है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बिना बिल संसद के किसी भी सदन में पेश ही नहीं हो सकता। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, राष्ट्रपति ने सिफारिश दे दी, बिल संसद में आ गया। इसके बाद क्या होता है? क्या बिल सीधे वोटिंग के लिए जाता है? नहीं, यहीं पर प्रक्रिया का दूसरा और सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य या राज्यों की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं और इसके लिए एक समय सीमा तय की जाती है। मान लीजिए 30 दिन या 60 दिन। अच्छा, तो राज्य से पूछा जाता है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसके बारे में सब बात करते हैं। अगर राज्य की विधानसभा उस बिल को खारिज कर दे, अगर वो कहें कि हमें बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या होगा? क्या केंद्र को उनकी बात माननी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे टॉपिक का मतलब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रपति या संसद राज्य के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दे आर नॉट बाउंड। बिल्कुल भी नहीं। वो राज्य की राय को स्वीकार भी कर सकते हैं और पूरी तरह से खारिज भी कर सकते हैं। संसद यहाँ एक तरह से सुप्रीम दादाजी की तरह है, जिनकी बात आखिरी होती है। मतलब राज्य की राय महज एक सुझाव है, एक औपचारिकता। हाँ, यानी राज्य की विधानसभा में हुई पूरी बहस, प्रस्ताव, वोटिंग, वो सब केंद्र के लिए बस एक कागज का टुकड़ा है। ये तो राज्यों के लिए काफी असहाय वाली स्थिति है। संवैधानिक रूप से हाँ। इसका कानूनी आधार बाबूलाल पराके बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था। और एक और गहरी बात याद रखिए, ये तो राज्यों की बात हुई। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में तो उनकी विधानसभा से पूछना भी जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, संसद सीधे फैसला ले सकती है। वाह। तो प्रक्रिया ये हुई, राष्ट्रपति की सिफारिश, फिर राज्यों को पूछना जो कि बाध्यता नहीं है, और फिर संसद में साधारण बहुमत से बिल पास, और बस एक नया राज्य बन गया। सारी शक्ति असल में केंद्र के हाथ में है। चलिए अब देखते हैं कि इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके भारत का नक्शा असल में कैसे बदला। 1950 से लेकर आज तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। 1950s का दशक भाषा के युद्ध का था। आजादी के बाद देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी। सरकार शुरुआत में इसके खिलाफ थी। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा होगा। लेकिन 1952 में तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया और 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद तो जैसे आग लग गई। बिल्कुल, हिंसा भड़क उठी और मजबूरन सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। हाँ, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और उसकी सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इसने पुरानी ABCD कैटेगरी की व्यवस्था को खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये भारत के नक्शे का एक बिग रीसेट था। और 1960 के दशक में बड़े राज्यों का बंटवारा शुरू हुआ है ना? हाँ, 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत गुजराती भाषी क्षेत्रों को मिलाकर गुजरात, जो कि 15वां राज्य बना, और मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र बना। फिर पंजाब का नंबर आया। हाँ, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं था, इसमें वो धार्मिक और राजनीतिक एंगल भी थे। जी। अकाली दल पंजाबी सूबा की मांग कर रहा था। अंत में पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा, जो 17वां राज्य बना, और पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। और चंडीगढ़ का क्या हुआ?
और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश और दोनों की संयुक्त राजधानी बना। 70 और 80 के दशक में फोकस नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, जहां बहुत सारे बदलाव हुए। सही कहा। 1972 में तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल गया। मणिपुर 19वां और त्रिपुरा 20वां, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और असम से अलग होकर मेघालय 21वां राज्य बना। लेकिन इस दौर की सबसे फैसिनेटिंग कहानी तो सिक्किम की है। बिल्कुल। 1975 में सिक्किम का विलय हुआ। वहां के राजा चोग्याल के खिलाफ जनमत संग्रह हुआ और लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। ये आर्टिकल 2 का एक क्लासिक उदाहरण है। इतने सारे नाम और साल, इन्हें क्रम में याद रखना तो बहुत मुश्किल है। इसका कोई हैक है क्या? हाँ, इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर निमोनिक है जो एस्पिरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। बताइए। आम गुनाह है, मंत्री मेघ सी गर्मी दे सकते हैं। अच्छा, आम गुनाह है, मंत्री मेघ सी गर्मी दे सकते हैं। ये कैसे काम करता है? ये राज्यों के बनने का क्रम याद रखने में मदद करता है। आम से आंध्र प्रदेश, गो से गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हरियाणा। एकदम सही। है से हिमाचल, मंत्री में म से मणिपुर और त्री से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय, सी से सिक्किम, और गर्मी में मी से मिजोरम, अर से अरुणाचल और ग से गोवा। ये तो शानदार है। ये ट्रिक तो बहुत काम आएगी। और फिर आया आधुनिक युग। साल 2000 में अब आधार भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा और विकास था। 3 बड़े राज्य बने। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 27वां और बिहार से झारखंड 28वां। फिर 2014 में तेलंगाना। हाँ, एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और 2019 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ जब जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। बिल्कुल। जिसके बाद आज की स्थिति है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस पूरी यात्रा को समझने के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण कानूनी मामले हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, जैसा हमने पहले ही चर्चा की, बाबूलाल पराटे बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960। ये केस एक लाइन में ये स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 3 के तहत राज्य की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है। ये प्रीलिम्स के लिए एक गोल्डन फैक्ट है। और दूसरा केस कौन सा है? ये भी एक ट्रैप एरिया है ना? हाँ, दूसरा है बेरूबारी यूनियन केस 1960। ये एक और क्लासिक ट्रैप एरिया है। इस केस में सवाल था कि क्या सरकार आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकती है। नेहरू नून समझौते के तहत बेरूबारी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना था। तो संसद तो सर्जन है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 की शक्ति देश के अंदर नक्शा बदलने की है, देश का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को देने की नहीं है। अच्छा। अगर आपको अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। वाह, ये तो बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब संसद के लिए उत्तराखंड बनाना आसान है, लेकिन 1 इंच जमीन भी किसी और देश को देना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और यही हमें उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली पंक्ति पर लाता है जो इस पूरे अध्याय का सार है। भारत एक अविनाशी संघ है, लेकिन इसके राज्य विनाशी हैं। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अमेरिका से बिल्कुल अलग। हाँ, अमेरिका में संघ और राज्य दोनों अविनाशी हैं, लेकिन भारत में सिर्फ संघ अविनाशी है। राज्य पूरी तरह से संसद की इच्छा पर निर्भर है। इस मामले में हमारी संसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसदों में से एक है। तो हमने देखा कि कैसे संविधान संसद को राज्य बनाने, मिटाने और बदलने की एक असाधारण शक्ति देता है, और कैसे इस शक्ति का उपयोग करके भारत का नक्शा पिछले 70 सालों में लगातार विकसित हुआ है। लेकिन ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। हमने देखा कि राज्यों के निर्माण का आधार समय के साथ बदला है। पहले भाषा, फिर संस्कृति और जातीयता, और हाल ही में प्रशासनिक सुविधा और विकास। सवाल ये है कि भविष्य में एक नए राज्य के निर्माण का आदर्श आधार क्या होना चाहिए? क्या वो आर्थिक व्यवहार्यता होनी चाहिए, या सांस्कृतिक पहचान, या कुछ और? संविधान हमें कैसे करना है ये तो बताता है, लेकिन क्यों करना है, ये बहस हमेशा जारी रहती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।